स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और उत्तराखंड में बीते दिनों आई आपदा के बाद लगातार नेताओं के दौरे प्रभावित इलाकों में बढ़ गए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत भी लगातार प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं। रामनगर पहुंचे हरीश रावत ने चुक्कुम और सुंदरखाल गांव को विस्थापित करने वालों को लेकर वन मंत्री हरक सिंह रावत से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा का वक्त ऐसा होता है जब सांप और नेवले को एक हो जाना चाहिए। हरीश रावत ने इस दौरान दोनों गांवों के विस्थापन की फाइल को आगे बढ़ाने की मांग की। आपदा के समय में सांप और नेवला जो है एक ही उसमें तैर जाते हैं। हम तो दोनों भाई हैं। ये हमारे लोगों पर बड़ी आपदा आई है। आप फॉरेस्ट मिनिस्टर हो। ये आपदा आई है, चुकम गांव है, चुकम गांव मोहान के सामने, उन पर और एक सुंदर खाल में आई है। और मेरी रिक्वेस्ट भी है और सलाह भी है कि आप ये दोनों गांवों को आकर के जरा सा देखिए। और इधर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पिछले दिनों अपने बयान की वजह से चर्चा में थे। उन्होंने कहा था कि हरीश रावत उनके बड़े भाई हैं और वे उनसे माफी मांगते हैं। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हरक सिंह रावत ने कहा कि लोगों ने उनके बयान का अर्थ गलत निकाला है। हरक सिंह रावत ने कहा कि हरीश भाई ने जो कहा उससे उन्हें थोड़ी सी नाराजगी थी। उन्होंने कहा कि राजनीति में हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। अभी एक हरीश रावत जी को लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं, आपने उनसे कहा कि मैं माफी मांगता हूँ, क्या मतलब है उसका, ऐसा आपने क्यों कहा? देखिए, उसका बिल्कुल लोगों ने अर्थ का नर्थ कर दिया। फिर हरीश भाई ने कहा कि हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर हरीश भाई ने कहा कि हम अपराधी हैं। और सबसे बड़ी बात जो हरीश भाई ने कहा, उस बात को लेकर मुझे थोड़ा सा नाराज़गी थी कि जो व्यक्ति पैसे के लिए गया पार्टी कांग्रेस से भाजपा में, उसको तो मैं माफ़ कर दूंगा। जो दबाव में गया उसको भी मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन जो महत्वाकांक्षा के लिए गया मैं उसको माफ़ नहीं करूंगा। जबकि राजनीति में तो क्या इसका मतलब समझा जाए कि आप उनको आप कंपटीशन की तरह लगते हैं? अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर मुझे लगा कि फिर मैंने जब इस बात का खंडन किया कि हरीश भाई को, भाई महत्वाकांक्षा के लिए कोई भी जाता है, हम लोग राजनीति में हैं और ये भी महत्वाकांक्षा है। दर वीडियो जारी होने के बाद कांग्रेस नेता गरिमा दसौनी ने कहा कि हरीश रावत की यही खूबी है, जहां उन्हें उत्तराखंड का हित नजर आता है वहां हरीश रावत अपने सारे मतभेद और मनभेद भुला देते हैं। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि हरीश रावत अब बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए अब वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन राजनीति में सांप और नेवले की तुलना करने से स्पष्ट हो जाता है कि हरीश रावत किस सोच से काम कर रहे हैं। यही तो गुण है जो माननीय हरीश रावत जी को और सभी लोगों से अलग करता है कि जिस वक्त उत्तराखंड का भला या उत्तराखंड का हित नजर आता है तो वो अपनी सारी रंजिशें, अपने सारे मतभेद मनभेदों को भुलाने को तैयार हो जाते हैं। तो हरक सिंह जी का कहने का यही था कि जिस तरह हरीश रावत जी अब बार बार कभी कुछ उटपटांग बातें बोलते रहते हैं, तो अब क्योंकि वो बुजुर्गियत में पहुंच चुके हैं तो हर बुजुर्ग आदमी का सम्मान करते हुए उनकी बात में कोई भी रिएक्शन करना उचित नहीं है। जिस तरह घर में हम अपने माँ बाप की बातों में रिएक्ट नहीं करते जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनका अभिप्राय ये था। और रावत जी का ये कहना है सांप और नेवला, तो बताइए कोई व्यक्ति राजनीति में सांप और नेवले की तुलना करे तो ये तो प्रदेश की जनता को सोचना चाहिए कि आखिर रावत जी किस सोच से और किस तरह की बातें करते हैं। इधर सीएम पुष्कर धामी ने आज पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री ने मन की बात में उत्तराखंड में 100% कोविड टीकाकरण की प्रथम डोज लगाने पर उत्तराखंड सरकार की सराहना की। पीएम मोदी ने बागेश्वर जिले की हेल्थ वर्कर पूनम नौटियाल से भी बात की। पूनम नौटियाल ने कहा कि हमने अपने क्षेत्र में लोगों को कोविड टीकाकरण के प्रति जागरूक किया। एक दिन में पहाड़ों पर 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय की, कोविड टीकाकरण लोगों का कराया। पीएम ने पूनम नौटियाल के कार्यों की प्रशंसा की और उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर लोगों का टीकाकरण किया। इसके लिए बधाई और धन्यवाद दोनों दिया। पूनम जी, क्या आपने अपने क्षेत्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन करवा लिया है? हाँ जी सर, सभी लोगों का हो चुका है। आपको किसी प्रकार की दिक्कत का भी सामना करना पड़ा क्या? हाँ जी सर। सर हम लोग जैसे बारिश होती थी वहाँ पे और रोड ब्लॉक हो जाती थी सर, नदी पार करके गए हैं सर हम लोग ना,
और सर घर घर गए हैं, जैसे NSCBC के अंतर्गत हम लोग घर घर गए हैं जो लोग सेंटर में नहीं आ सकते थे, जैसे बुजुर्ग लोग और दिव्यांग लोग, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं। इधर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सीएम पुष्कर धामी देहरादून लौट आए हैं और इस दौरान सीएम ने कहा कि अब धीरे धीरे हालात पटरी पर लौट रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत ना हो इसके लिए पूरी सरकार और संगठन ग्राउंड जीरो पर तैनात है। हालात का जायजा लिया जा रहा है। देखिए, स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। राहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं और हम लोगों की पूरी सरकार ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है सारे कामों को देख रही है। मैं स्वयं जा रहा हूँ, सभी मंत्रीगण जा रहे हैं, हमारे सब विधायकगण जा रहे हैं, संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी समेत पूरी टीम लगी हुई है। जहाँ भी जैसी जरूरत है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी बीच उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। राज्य में एक बार फिर भारी बारिश और बर्फबारी होने लगी है। देहरादून समेत कई शहरों में हल्की बारिश हो रही है। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी खबर है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में ये बदलाव हुआ है। उधर जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई। नीलकंठ पर्वत और नर नारायण पर्वत पर हल्की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड होने लगी है। अचानक मौसम बदलने से यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। इधर पिथौरागढ़ में नया बस्ती के पास 3 दिन से बंद पड़ा पिथौरागढ़ धारचूला हाईवे खुल चुका है। इस हाईवे के जरिए ही चाइना और नेपाल बॉर्डर तक पहुंचा जा सकता है। 3 दिन पहले नया बस्ती के पास रोड का 50 मीटर हिस्सा टूटकर काली नदी में समा गया था। रोड टूटने से धारचूला तहसील का बाकी दुनिया से संपर्क कट गया है। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 दिन में रोड को आवाजाही के लिए खोलने में कामयाबी पाई। इधर नैनीताल में अल्मोड़ा भवाली हाईवे छोटी गाड़ियों के लिए खुल चुका है। छड़ा के पास सड़क टूट गई थी जिससे कई गाड़ियां यहां पर फंस गई थी। कल ही न्यूज 18 ने सड़क खोलने को लेकर सवाल उठाया था कि आखिर अब तक इसे क्यों नहीं खोला जा सका है। हाईवे खुलने की जानकारी डीएम नैनीताल ने दी। इधर पिथौरागढ़ के कनार गांव में खाद्यान्न संकट हुआ है। कनार गांव में 150 से ज्यादा परिवार रहते हैं। यहां पर पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर का सफर करना होता है, वो भी पैदल। ये दूरी तय करनी होती है, लेकिन रास्ते जगह जगह बंद होने से रोजमर्रा की चीजों की अब किल्लत होने लगी है। लंबे समय से रास्ता बंद होने की वजह से अब खाद्यान्न संकट खड़ा हो गया। गांव वालों ने मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन से खाद्यान्न पहुंचाने की गुहार लगाई है। कुछ है नहीं और वहाँ पर कई लोग बीमार पड़े हैं सर, और वहाँ पर एक टेबल भी नहीं मिलती और डिलीवरी भी होती है सर। वहाँ पर बहुत ही संकट आ गया सर, और किसी घर में राशन खाने को नहीं है सर। और इसमें मतलब जो कि बरम से 20 किलोमीटर दुर्गम है सब, रास्ते फिर पूरे ध्वस्त पड़े साहब, आने जाने लायक ही नहीं है। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में रविवार को 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये लोग यहां फंस गए थे। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से इन सैलानियों के साथ ही कुछ स्थानीय लोगों को भी बाहर निकाला गया। रेस्क्यू किए गए लोगों में देश के अलग अलग हिस्सों के 11 सैलानी शामिल हैं। सभी को डाकर से धारचूला हेलीपैड लाया गया। रेस्क्यू किए गए सैलानी पंचाचूली गए थे, लेकिन भारी बारिश और बर्फबारी के कारण दारमा घाटी में ही फंस गए थे। 20 लोगों को सुरक्षित निकालने के साथ ही दारमा घाटी का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। ट्रैक के लिए गए थे, मगर वहां पहुंच के बहुत तेज बारिश हो गई, तो हमने 2 दिन वेट किया। फिर हमारा प्रशासन ने और आर्मी वालों ने रेस्क्यू किया। सो थैंक यू। खबर नैनीताल से। आपदाग्रस्त इलाके में हालात अभी सामान्य नहीं हो सके हैं। बेताल घाट में पेयजल की लाइनें ध्वस्त हो गई हैं, लेकिन 7 दिनों बाद भी पेयजल की लाइनों को ठीक नहीं किया जा सका है। बेताल घाट बाजार में लोगों को पानी के लिए लाइन लगाकर इंतजार करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने सरकार से जल्द पेयजल की व्यवस्था करने की मांग की है। जब तक चेकडैम नहीं तब तक तुम्हारे विजुअल चेक होंगे। नैनीताल में इन लोगों को देखिए। स्थानीय लोग जो कि पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। आपदा के बाद जो हालात बने हैं परेशान करने वाले हैं। यहां पर पानी की व्यवस्था करने की मांग सरकार से स्थानीय लोगों ने की है। घंटों कतार में खड़े रहने के बाद इन्हें पानी नसीब हो रहा है।
खबर रुड़की से, जहां पर बीएसपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोग पहुंचे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोगों में होर्डिंग और बैनर लूटने की होड़ मच गई। लोग होर्डिंग और बैनर के लिए एक दूसरे से भिड़ गए। वीडियो भी आप देख सकते हैं कैसे लोग बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लेकर जाते दिख रहे हैं। आपको बता दें, बीएसपी ने नेहरू स्टेडियम में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद समेत कई पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। और जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, होर्डिंग और बैनर ले जाने की होड़ कार्यकर्ताओं के बीच मच गई। खबर देहरादून से, पटेल नगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह का खुलासा किया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 लैपटॉप, 6 मोबाइल फोन के साथ ही कई दस्तावेज भी बरामद किए। साथ ही 2 बैंक अकाउंट को सीज किया है। 15 लाख से ज्यादा की रकम इन दोनों अकाउंट्स में मौजूद है। सट्टेबाज ऑनलाइन सट्टा को ऑपरेट करते थे। पुलिस का यह भी कहना है कि सट्टेबाजी में कई और लोग शामिल हो सकते हैं। गैंग के दुबई से ऑपरेट होने की भी आशंका जताई जा रही है। ये बता रहे थे कि हम पैसा लेते हैं, एक फ़ोन हम यूज़ करते हैं, उसके बाद दूसरा फ़ोन हम विड्रॉ करने में कराते हैं। तो ये फैसिलिटेट करते हैं कि जो ऑनलाइन वेबसाइट होती हैं तो उसमें जो है ये सट्टा चलवाते हैं। और इसमें जो है ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद कहीं बाहर से ऑपरेट होता है। तो ये अभी क्लियर नहीं हो पाया कि कहाँ से होता है। सुनने में आ रहा है कि शायद दुबई से ऑपरेट होता है। इधर T20 वर्ल्ड कप में हाई वोल्टेज भारत और पाकिस्तान के बीच मैच चल रहा है। मैच को लेकर देहरादून पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। मैच को देखते हुए संवेदनशील थानों में एडिशनल फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही PSC की भी डिप्लॉयमेंट की गई है। SSP देहरादून जन्मेजय खंडूरी ने बताया कि सभी CO को अपने अपने एरिया में गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। हुड़दंगियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पाकिस्तान का मैच हमेशा से संवेदनशील रहता है, तो इसके लिए हमारे द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस दौरान वो अपने एरिया में भ्रमण करते रहेंगे, गश्त करते रहेंगे। इसके अलावा सभी थानों को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। इधर OLX पर सामान बेचने और खरीदने के नाम पर फ्रॉड के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला आया, देहरादून में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। दून की रहने वाली महिला से प्राइवेट कंपनी में स्टोर मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी दिलाने के नाम पर 50,000 रुपए की ठगी हुई, जिसकी शिकायत महिला ने साइबर थाने में की। महिला ने बताया कि प्रोसेसिंग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, वेरिफिकेशन फीस, ड्रेस और दूसरे किट के नाम पर उससे पैसे लिए गए, लेकिन नौकरी अब तक नहीं मिली है। इस मामले की जांच चल रही है। हालांकि एडिशनल SP सदर हिमांशु वर्मा ने लोगों से ऐसे फ्रॉड से बचने की अपील की है। के लिए भी है कि आप किसी भी ऐसे इंसान के टच में ना आए, उसको पैसे ना दें। आप पूरी उसकी जांच पड़ताल कर लें। नौकरी पैसे लेके नहीं लगती है, वो आपके टैलेंट से लगती है, एग्ज़ाम क्लियर करने से लगती है। तो आप अगर कोई ऐसा आदमी आ रहा है आपके पास तो समझ लीजिए कि वो फ्रॉड होगा। बल्कि अगर कोशिश आप ये कीजिए कि जैसे जो भी लोग ये देख रहे होंगे, कोशिश ये करिए कि लोकल के पुलिस स्टेशन को आप बता दीजिए कि ऐसा ऐसा हमारे यहाँ पे चल रहा है। अगर सही होगा तो पुलिस उसको वेरीफाई कर लेगी, अगर नहीं होगा तो उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। इधर त्रिवेणी संगम प्रयागराज से शुरू हुई विश्व की पहली नीलकंठ गंगा परिक्रमा पदयात्रा गंगा तीर्थ स्थल देवप्रयाग पहुंच चुकी है। करीब 6,500 किलोमीटर की ये चुनौतीपूर्ण पदयात्रा जल्द ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज होने वाली है। गंगा को निर्मल और अविरल बहने के संदेश के साथ 16 दिसंबर 2020 को प्रयागराज से 7 नीलकंठ गंगा परिक्रमा पदयात्रा की 6 लोगों के साथ शुरुआत हुई थी। गंगा को जीवित प्राणी मानते हुए इसे किसी भी परिस्थिति में नहीं लांघने के संकल्प के साथ यात्रा की शुरुआत हुई। संकल्प लिया था कि हम गंगा मैया को हर वक्त अपने दाहिने हाथ रखेंगे, जैसे आराध्य देव को रखते हैं, और किसी भी प्रकार से गंगा मैया को क्रॉस नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी हमको एक चैलेंज थी और उसको हम पूरा करते हुए अभी तक आगे बढ़ रहे हैं। परिक्रमा का मेन उद्देश्य है हमें लोगों को जागरूक करना है कि नदियों को पॉल्यूशन फैलाते हैं वो नहीं फैलाए, कचरा कूड़ा नहीं डाले और अपनी हर बर्थडे में पेड़ लगाए, पौधे लगाए।